मैंने नीतीश कुमार की पोल खोल दी, कलई उतार दी और नीतीश कुमार को सबके सामने नंगा कर दिया कि ये आदमी जो बहुत बड़ा बनता है, सच छवि का दिखाता है, ये बेसिकली माफिया की कठपुतली है। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि आज एक तड़ी पार देश का माननीय गृह मंत्री बना हुआ है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर बना हुआ है और तमाम आईपीएस अधिकारी उस तड़ी पार को सैल्यूट मार रहे हैं। तो पूरे देश में माफिया राज है और माफिया राज में जो माफिया के साथ है, जो अधिकारी माफिया के साथ है वो फल फूल रहा है और जो अधिकारी ईमानदार है, खुददार है, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है ना। तो मैं भी, आप ऐसे समझिए कि मैं भी माफिया के सर्जिकल स्ट्राइक का शिकार हो गया और मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया, जबकि मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, कोई चार्ज नहीं था। IVTV देखता है इंडिया। IVTV के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम आपको जो स्टोरी होती है, जो कहानियाँ होती हैं, वो भी हम आपको बताते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ पूर्व IPS हैं और अपने ज़माने में कहीं न कहीं एक अच्छे IPS की भूमिका में थे, लेकिन अभी जो इनकी पीड़ा है, जो समस्या है, हम उसको आप लोग के सामने दिखाएंगे। और ये अमिताभ कुमार दास जी हैं, हम सीधे इनसे जुड़ेंगे और साथ ही आपको इनके बारे में बता दें, जो ये अपने पद से 2029 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन सरकार ने इन्हें जो है समय से पहले रिटायरमेंट दे दी और इनके पीछे बहुत सारी बातें हैं, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन हम सीधे इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे। अमिताभ जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो एक इंसान जो ख़ास करके बिहार में को ये कहा गया है कि बिहार IAS और IPS की जो है भूमि है, यहाँ के लोग तैयारी करते हैं और काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है कि सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। और एक IPS का जो स्टार होता है, जो बैच होता है, वो अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो आप 2029 में रिटायर करते हैं, लेकिन 2018 में ही आपको 11 साल पहले सरकार ने पद से विमुक्त कर दिया। हमारे दर्शक हैं आपके साथ जुड़े हुए, जुड़ेंगे आप, हम चाहेंगे आप ये कहानी आपकी जुबानी ही दर्शक जाने, जो आखिर इस तरह की चीज़ें और स्टेटों में इस तरह के मामला सामने आती है, ये होती क्यों है? सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। देखिए, संक्षेप में मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में कुछ सालों से माफिया राज चल रहा है ना। यदि बिना लाग लपेट के कहा जाए तो माफिया राज चल रहा है। जो हमारा होम मिनिस्टर है अमित शाह, है ना, जिसके अधीन तमाम IPS अधिकारी काम करते हैं, गृह मंत्री है देश का, वही तड़ी पार है। अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार घोषित कर दिया था और उसके गुजरात में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि आज एक तड़ी पार देश का माननीय गृह मंत्री बना हुआ है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर बना हुआ है और तमाम IPS अधिकारी उस तड़ी पार को सैल्यूट मार रहे हैं। तो पूरे देश में माफिया राज है और माफिया राज में जो माफिया के साथ है, जो अधिकारी माफिया के साथ है, वो फल फूल रहा है और जो अधिकारी ईमानदार है, खुददार है, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है ना। तो मैं भी, आप ऐसे समझिए कि मैं भी माफिया के सर्जिकल स्ट्राइक का शिकार हो गया और मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया, जबकि मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, कोई चार्ज नहीं था। ये कहकर सिर्फ रिटायर करा दिया गया कि इनका सेवा में रहना लोकहित के लिए ठीक नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक नहीं है। कैसे देखिए अमिताभ जी, आपने लगातार कई दफ़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई मामलों पे घेरा है, तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, जहाँ तक पब्लिक जो जानती होगी आपके बारे में, तो यही लग रहा है जो सरकार से आप सीधे लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ें की सुगबुगाहट कब हुई, ये कब से हुई जो आपको लगा जो हम अंडर एस्टिमेट हो रहे हैं, हमें दिक्कत हो रहा है, आप, या फिर आपको सीधा काउंटर कर किया जा रहा है, या आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं करने दिया जा रहा है, आपको दिक्कतें आ रही है, कब से शुरुआत हुई इसकी? देखिए, ऐसे ये कहानी शुरू हुई है 2001 रख लीजिए आप, साल यदि पूछ रहे हैं तो 2001 में मैं पटना का रेल SP बना था और उस समय ये नीतीश कुमार रेल मंत्री था,
है ना। और कहने के लिए उसे मजाक में लोग कहते थे कि नीतीश कुमार पूरे देश का रेल मंत्री है, लेकिन असल में ये सिर्फ 1.5 जिले का रेल मंत्री है, पूरा नालंदा जिला और थोड़ा पटना जिला। तो नीतीश कुमार सिर्फ 1.5 जिले के रेल मंत्री बनकर काम करते थे। मैं उन दिनों ये आरोप आप कैसे लगा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि लोग कहते थे, ऐसी मतलब चर्चा थी और आरोप इसलिए लगाते थे। मैं भी कह सकता हूं कि हाँ ये बात सही थी, क्योंकि 12 महीने में ज़्यादातर समय वो या तो पटना या नालंदा में रहते थे, जबकि उनका कार्य क्षेत्र तो कश्मीर से कन्याकुमारी था, है ना। ठीक है, उस समय मैं पटना का रेल एसपी था। पटना रेल जिला जो है उसके तहत, वो बहुत लंबा चौड़ा रेल जिला है, उसके तहत बिहार के 11 जिले आते हैं, है ना। तो मेरा बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था। अब आप जानते हैं कि जो रेलवे में अरबों अरब रुपए के ठेके बांटे जाते हैं, है ना। और 3-4 साल पहले तो ये स्थिति थी कि आम बजट एक और पेश होता था, रेलवे बजट अलग से पेश होता था। तो रेलवे का इतना लंबा चौड़ा बजट होता है। तो ये नीतीश कुमार के समय में सारे जो बड़े बड़े रेलवे ठेके थे वो माफिया में बांट दिए गए थे। मैं आपको सबका नाम लेकर बताता हूँ किस तरह नीतीश कुमार ने माफिया में रेलवे ठेके बांटे थे। पटना से मुगल सराय के जो रेलवे ठेके थे, है ना, वो सुनील पांडे के गिरोह को दे दिए गए थे। पटना से मुगल सराय के रेलवे ठेके सुनील पांडे के गैंग को दिए गए थे। पटना से मोकामा के जो रेलवे ठेके थे, पटना मोकामा रेलखंड के ठेके, वे सूरज भान के गैंग को दे दिए गए थे। और पटना गया रेलखंड जो है और जो धनबाद डिवीजन है ना, उसकी रेलवे ठेके बबलू सिंह पांडव गिरोह का था, पांडव सेना का, उसको दे दिए गए थे। तो बिल्कुल अरबों अरब रुपए के रेलवे ठेकों का माफिया में नीतीश कुमार ने बंदर बांट कर दिया था। और मैं उस समय पटना का रेल एसपी था, तो मुझे सारी बातें मालूम थी। तो मैंने विसल ब्लोअर का काम किया, मतलब आम भाषा में कहे तो मैंने भंडा फोड़ दिया नीतीश कुमार का। और मैंने इसमें बहुत पत्राचार किया और रेलवे बोर्ड तक को मेरी चिट्ठी पहुंची और जगह जगह मैंने चिट्ठियां भेजी। तो अमिताभ जी, इसमें जब मान लीजिए ठीक है, टेंडर को उन्होंने बांट दिया, ठीक है, बिल्कुल, तो हो सकता था उसके जगह पे किसी और ही कोई काम करता, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये नुकसानदेह कैसे हो रहा था, हम ये भी जानना चाहेंगे। तो मान लीजिए प्रशासन को नाक में दम हो रहा है, नहीं, देखिए इसमें 2-3 बातें थी। एक तो जब आप ने कुछ खास गैंग्स को दे दिया रेलवे ठेके, तो कुछ और लोग थे वो भी अपराधी किस्म के, जिनको नहीं ठेके मिले, तो पहली बात की गैंग वार शुरू हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जब आप खूंखार लोगों को देंगे, माफिया लोगों को ठेके देंगे, तो वो लोग किस किस्म का काम करेंगे आप समझ सकते हैं। वो लोग घटिया क्वालिटी का काम करेंगे, है ना। वो रेलवे पुल बनाएंगे तो सीमेंट से ज़्यादा उसमें बालू रहेगा, तो उसकी वजह से तमाम रेल दुर्घटनाएं होंगी, उसमें सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, है ना। माफिया को रेलवे ठेका देना कोई मजाक नहीं है। हिंदुस्तान में हर दिन लगभग 2 करोड़ लोग रेलवे से यात्रा करते हैं, पूरे ऑस्ट्रेलिया महादेश की उतनी आबादी है। और यदि आप घटिया क्वालिटी से रेलवे के पुल बनवाते हैं, रेल ब्रिज बनवाते हैं, रेल की पटरियां बनवाते हैं, तो जो रेल दुर्घटनाएं होंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इन सभी बातों को देखते हुए मैंने पत्राचार किया और एक तरह से मैंने नीतीश कुमार की पोल खोल दी, कलई उतार दी और नीतीश कुमार को सबके सामने नंगा कर दिया कि ये आदमी जो बहुत बड़ा बनता है, स्वच्छ छवि का दिखाता है, ये बेसिकली माफिया की कठपुतली है। 2001 से 3 तक मैं पटना का रेलवे एसपी रहा और तब तक मैंने नीतीश कुमार को नंगा करने का काम किया। 2005 के नवंबर में नीतीश कुमार सीएम बना, यदि तारीख में बताऊं तो 24 नवंबर 2005। उसके बाद नीतीश कुमार ने मुझे सीधे हिट लिस्ट पर ले लिया। अब उस समय कहाँ का एसपी थे? मैं उस समय बक्सर का एसपी था और मुझे बक्सर का एसपी चुनाव आयोग ने बनाया था, बिहार सरकार ने नहीं बनाया था। 2005 में विधानसभा चुनाव में बक्सर के जो भी एसपी थे उनको हटाकर चुनाव आयोग ने मुझे वहां तैनात किया था। और 2005 में आपको याद होगा बिहार में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, दोनों चुनाव बक्सर में मैंने ही करवाए। तो मुझे हिट लिस्ट पर लिया गया। पहले तो मुझे एक ऐसे बटालियन का कमांडेंट बना दिया गया जिसका कोई अता पता ही नहीं था। हाँ, ऐसे बटालियन का कमांडेंट बना दिया गया BMP 11 जमुई का, जिसका कोई अता पता ही नहीं था, जिस बटालियन में एक सिपाही नहीं था। पहले तो मुझे वहां भेज दिया गया। उसके बाद बहुत सारे झूठे मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझ पर बहुत सारी जांच बैठा दी गई, जिसको सरकारी भाषा में विभागीय कार्यवाही कहते हैं, इंग्लिश में जिसको डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कहते हैं। और नियम ये है कि यदि किसी ऑफिसर के खिलाफ, चाहे वो IAS हो या IPS हो, यदि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलता रहता है
तो उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है। तो इसी को बहाना बनाकर इन लोगों ने लगभग 10 बरस तक मेरा प्रमोशन रोके रोक दिया। रखा। मैंने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई अंत तक सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। नहीं तो 2011 वो तो बोला ना आपने जो जमुई में जो है BMP 11 जी, का आपको जी। कमांडर बना, उसके बाद फिर लगातार वही कितने दिन तक रहे आप? नहीं, वहाँ तो मैं फिर 3 साल तक रहा। उसके बाद फिर 11 से मुझे 12 में भेजा गया। इसी तरह के पद पर मुझे मतलब घुमाया घुमाया जाता गया। रहा। हाँ, घुमाया जाता रहा, जिसको कहते हैं कि मेन स्ट्रीम में मुझे नहीं आने दिया गया। और उसके बाद लंबी लड़ाई हुई, वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई। 2016 के आखिर समझिए नवंबर दिसंबर के महीने में मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जीत गया और नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी हार गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सभी आरोपों से क्लियर कर दिया। उसके बाद भी इन लोगों ने महीनों तक, है ना, ये आमिर सुबहानी, है ना, ये आमिर सुबहानी उसमें गृह सचिव था, होम सेक्रेटरी था। और इसके बारे में मैं यही कहता हूं कि आमिर सुबहानी ने अपने कार्यकाल में होम सेक्रेटरी और होम गार्ड का फर्क मिटा दिया था, है ना। इस समय इसके कार्यकाल कैसे? में अपने इससे पद की कोई गरिमा नहीं रखी। होम सेक्रेटरी का पद एक बड़ा पद होता है, गृह आयुक्त का पद, लेकिन इसने अपने पद की कोई गरिमा नहीं रखी। नीतीश कुमार की कठपुतली बनकर इसने काम किया और इसलिए मैं कहता था कि आमिर सुबहानी ने होम सेक्रेटरी और होम गार्ड का फर्क मिटा दिया। तो आमिर सुबहानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दबा दिया था। बाद में मुझे जानकारी मिली वकीलों के थ्रू और बाकी के थ्रू, तो मैंने इसको चेतावनी दी, आमिर सुबहानी को खत लिखा कि आप मुझे प्रमोशन दे, नहीं तो मैं अवमानना का मामला दर्ज करूंगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज होगा। तब आमिर सुबहानी घबराया और तब मुझे समझिए कि रातों रात 2017 में प्रमोशन दिया गया और 10 साल पहले से प्रमोशन दिया गया। मतलब 2017 में प्रमोशन मिला, लेकिन 2007 के प्रभाव से प्रमोशन मिला और सीधे मुझे SP से मुझे सीधे IG का पे स्केल दिया गया, IG का वेतनमान उसके बाद कहाँ पोस्टिंग दिया गया। जब ये प्रमोशन मिला तो उस समय मैं सिविल डिफेंस में था, SP के रैंक पर था, लेकिन प्रमोशन के बाद मुझे सिविल डिफेंस में ही रखा गया, नागरिक सुरक्षा में ही, लेकिन मेरा वेतनमान जो था वो IG का हो गया, क्योंकि मैं 94 बैच का IPS हूँ, तो उस हिसाब से मेरा IG का रैंक बन रहा था। उसके बाद इन लोगों ने फिर एक षड्यंत्र किया, एक नया षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया गया और इन लोगों ने एक समीक्षा ये समिति बनाई IPS अफसरों का परफॉर्मेंस देखने के लिए, है ना। उस समिति में क्या किया गया कि उसमें एक दूसरे कठपुतली थे, अंजनी बाबू, वो उसके चेयरमैन थे, उसे बिहार का चीफ सेक्रेटरी था अंजनी से, और बाद में रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री का सलाहकार भी बना। तो इन अंजनी सिंह ने क्या बेईमानी कर दी कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने केस जीता था उसका कहीं जिक्र ही नहीं किया उस मीटिंग में, है ना। और सिर्फ ये कह के कि मैं सही अच्छा पदाधिकारी नहीं हूं और मेरा रहना लोकहित में नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये चार्ज लगाकर इन लोगों ने गृह मंत्रालय को भेज दिया, है ना। और पॉलिटिकल वहाँ तो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, तो इन लोगों ने मुझे लोकहित में रिटायर करा दिया, पब्लिक इंटरेस्ट में, जबकि मेरे खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं था। यदि इल्ज़ाम कोई रहता तो आप मुझे बर्खास्त कर सकते थे, लेकिन चूंकि इल्ज़ाम नहीं था तो आप मुझे डिसमिस नहीं किया, मुझे समय से पहले रिटायर किया। और अभी की जो स्थिति है, मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। हमारा जो स्पेशल कोर्ट होता है IAS IPS का, जिसको कैट कहते हैं, अभी मैं कैट में केस लड़ रहा हूँ और उसमें सुनवाई पूरी हो गई है। भारत सरकार का कोई जवाब नहीं आया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे दोबारा IPS बनाया जाएगा। जी, मतलब ये ऐसा मतलब आप जो केस लड़ रहे हैं, तो इसमें ऐसी संभावनाएं हैं जो आप पुनः फिर जो है उस पद पे काबिज हो पाएंगे? जी, मैं तो उम्मीद रखता हूँ, इसलिए रखता हूँ क्योंकि 5-6 तारीख गुजर गए, आखिरी तारीख जो कोर्ट ने दिया था वो भी गुजर गया, लेकिन भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब मेरे पक्ष में एक तरफा फैसला आने की संभावना है, जिसको कोर्ट की भाषा में एक्स पार्टे जजमेंट कहते हैं। तो पिछले 1 साल से तो कोरोना की वजह से कोर्ट में का भी कामकाज काफ़ी बाधित रहा है, लेकिन अभी 1 जुलाई से कैट का काम शुरू हुआ है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि कैट से मुझे न्याय मिलेगा और मुझे दोबारा IPS में रीइंस्टेट किया जाएगा, बनाया जाएगा। अमिताभ जी, 2-3 सवाल है जो पूछना चाहेंगे। सबसे पहले, जब इन सब चीज़ों में आप उलझ रहे थे, जॉब कर रहे थे, और साथ ही जब इस तरह की बातें हुई, तो उस समय आपके मन में क्या आया? मतलब एक होता है जो आदमी भावुक हो जाता है, कई ऐसे अधिकारी हैं, आप भी जानते हैं, जो मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पे परेशान हो जाना या फिजिकल तौर पे
परेशान हो जाना, अस्वस्थ हो जाना, तमाम तरह की बातें होती हैं। जी। तो आप ने कैसे फेस किया? फिर आपने क्या ठाना जो हमको अब ये करना है? नहीं, आपकी सही बात है। और जो ये जो सुशासन माफिया जो है नीतीश कुमार का, इस सुशासन माफिया का उद्देश्य ही ये था कि मुझे किसी न किसी रूप में तोड़ देना है ना? लेकिन सुशासन माफिया को मालूम नहीं था कि मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूँ, है ना? तो मैंने इस पूरी जो सुशासन माफिया ने जो हम पर हमला किया, उसको मैंने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, है ना? और मैंने ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे झुकना नहीं है। जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, हिस्ट्री में पढ़ते थे कि महाराणा प्रताप जंगल-जंगल भटकते रहे, घास की रोटियाँ खाते रहे, लेकिन उन्होंने मुगलों के सामने सरेंडर नहीं किया। तो कुछ वही मैंने भी ठान लिया था कि मुझे घास की रोटियाँ खानी पड़े, कुछ हो जाए, लेकिन मैं माफिया के सामने, नीतीश कुमार का ये सुशासन माफिया है, इसके सामने मैं नहीं झुकूँगा। और एक बात और कहते हैं कि जापान में जो मिलिट्री होती है, उसमें एक ट्रेनिंग दी जाती है जापानी फ़ौज में कि यदि गर्दन कट जाए तो भूत बन के लड़ो, है ना? लेकिन सरेंडर नहीं करना है। तो मैंने भी यही ठान लिया कि मैं भी उसी फाइटर की तरह हूँ कि मेरी गर्दन भी कट जाएगी तो मैं भूत बन के लड़ूंगा, लेकिन सरेंडर नहीं करना है। इसलिए मैंने रिटायर होने के बाद मैंने अपना एक संगठन बनाया है, जो आज भी है बिहार विप्लवी परिषद, है ना? विप्लव का मतलब होता है क्रांति, रिवॉल्यूशन को विप्लव कहते हैं। तो मेरा ये संगठन है बिहार विप्लवी परिषद, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और अभी भी मेरी लड़ाई माफिया से जारी है, जबकि मैं सेवा से बाहर हूँ, लेकिन माफिया से मेरी लड़ाई जारी है। और अभी जो ये मेवालाल चौधरी था, घोटालेबाज, जिसको नीतीश कुमार का आंखों का तारा था, उसको नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री बना दिया था, उस मेवालाल चौधरी को मैंने 2.5 घंटे में। नहीं तो आपसे इनका पाला कब हुआ था? आप इनके बारे में बहुत सारी चीज़ आपने लिखा था, बोले बहुत सारी चीज़ जानते हैं। किसके बारे में? मेवालाल के बारे में आपने बोला था, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ों में लेटर में जिक्र भी किया था। देखिए, ऐसा है कि मैं 24 बरस तक आईपीएस ऑफिसर रहा, तो मैं तो बहुत सारे अपराधियों की, बहुत सारे माफिया की जन्म कुंडली जानता हूँ। बस मेवालाल ही नहीं है ना? काजू लाल, किशमिश लाल, बहुत लाल हैं जिनकी जन्म कुंडली मुझे मालूम है। तो मेवालाल चौधरी के बारे में भी मुझे मालूम था कि इस शख्स ने अपनी पत्नी को, नीता चौधरी को, जला के मार डाला है। और नीतीश कुमार के इशारे पर वहाँ की पुलिस ने, मुंगेर में कांड हुआ था, तारापुर में, वहाँ की पुलिस ने केस की लिपापोती कर दी थी। तो जब शिक्षा, ये जब मंत्री बनाया गया, तभी मैंने डीजीपी को खत लिखा कि भाई, इस मेवालाल चौधरी ने 2019 में अपनी पत्नी नीता चौधरी को जला के मार डाला है, आप इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाइए। और इसके पहले मेवालाल चौधरी जब वाइस चांसलर था कृषि विश्वविद्यालय का, तब उस पर घोटाले के गंभीर आरोप लगे थे और चांसलर के आदेश पर उस पर एफआईआर दर्ज किया गया था। तो मैंने ये भी लिखा कि मेवालाल चौधरी की पत्नी की जो हत्या हुई है, उसके तार घोटाले से भी जुड़े हो सकते हैं। तो इस पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर समझिए एक हड़कंप मच गया, और नीतीश कुमार की तो बहुत भारी फजीहत हुई। कितने सुशासन बाबू बनते हैं और विकास की आंधी चलाते हैं, और एक घोटालेबाज को इन्होंने शिक्षा मंत्रालय दिया है। तो अपना चेहरा बचाने के लिए नीतीश कुमार ने 2.5 घंटे के भीतर मेवालाल चौधरी का इस्तीफा ले लिया। अमिताभ जी, अब आपके इस करियर से जुड़ी भी बातें हो रही है, तो इसमें ये आपके इस कठिन समय में, क्योंकि ये आपके लिए कठिन समय है, ठीक है, आप अभी 29 में रिटायर करते हैं, लेकिन आप घर पे समय बिता रहे हैं, बैठ के बिता रहे हैं, ठीक है, आपका संगठन है, वो काम कर रहे, वो अलग बातें हैं। लेकिन इस समय में किन किन लोगों का साथ मिला, परिवार में कैसे, किस तरह से? देखिए, परिवार तो मेरे साथ पूरी तरह से खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है। और मेरे माता पिता तो दोनों गुजर चुके हैं, लेकिन मेरे जितने भाई बहन हैं सभी अमेरिका में बसे हुए हैं और अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, और कई साल से बसे हुए हैं, 10-20 साल से। तो उन लोग का तो मुझे पूरा समर्थन है ना? और हर तरह का समर्थन है, यदि नैतिक समर्थन है या और भी तरह की मदद है, हर तरह की मदद है। तो क्योंकि मैं भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ, घर में सभी भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ, और मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, और वो लोग मेरे साथ हैं। और बाकी लोग जो मेरा साथ दे रहे हैं, वो कई लोग मेरे साथ हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नहीं तो वो भी फिर नीतीश कुमार के हिट लिस्ट पर आ जाएंगे, है ना? यदि मैं अभी नाम बताना शुरू कर दूं कि कौन कौन लोग मेरे मिस साथ भी हैं। करते हैं जो ड्यूटी आवर थी, जो आपका पुराने समय थे, नहीं, उनको नहीं, याद कभी करना, नहीं, कभी नहीं, सोचना ऐसा उसके। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि अभी भी मैं बहुत रचनात्मक काम में लगा हुआ हूँ। अभी नीतीश कुमार ने माफिया, कभी तो सर ख्याल आता होगा ना, कभी तो कुछ सोचते होंगे ना, देखिए, सोए हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं, याद आ नहीं, जाना। मैंने देखिए बहुत लंबी पारी खेली है ना, 24 बरस कम नहीं होता है, 2 दशक लंबी पारी, लगभग 1/4 शताब्दी आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आईपीएस तो बहुत लोग रहते हैं, कोई 35 साल में रिटायर करता है, कोई 36 साल की नौकरी करके रिटायर करता है। मैं जो जहाँ भी रहा, मैं बिल्कुल डंके की चोट पर रहा,
एसपी भी रहा तो मैंने वही काम किया जो मैंने करना चाहा, ना सीएम की बात सुनी मैंने, किसी की नहीं सुनी, जो सही रहा वही किया। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा संतोष है और आज भी मैं रचनात्मक काम ही कर रहा हूँ। अंतिम सवाल, जी। अब गलतियां किसी की भी हो, चाहे सरकार की हो, चाहे सिस्टम की हो, चाहे प्रशासन की हो, जी जी लेकिन इस तरह की चीज़ें जो होती है जी ये तमाम जगहों पे, कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था जो महाराष्ट्र के कहीं पे एडीएम को जो है केरोसिन तेल से ही नहला दिया गया था। इस तरह की चीज़ें वाकया हम लोगों ने, बहुत पहले की बात है, जी जी कई जगहों पे ऐसी घटनाएं होती है, मध्य प्रदेश की बात करें, जी। तमाम जगहों की बात करें, तो आखिर ये होती क्यों है, ये मैं जानना चाहूँगा। नहीं, वही मैंने शुरू में ही कहा था आपसे कि देश में माफिया राज है ना, और माफिया राज में माफिया के जो है, माफिया उनके हौसले बुलंद हैं और जो ईमानदार लोग हैं उन पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। अभी आप मिस्टर संजीव भट्ट को देखिए। मिस्टर संजीव भट्ट गुजरात कैडर के आईपीएस थे, 1988 बैच के, मुझसे 6 साल सीनियर हैं मिस्टर संजीव भट्ट। उन्होंने एफिडेविट देके कोर्ट में कहा, हलफनामा देके कहा कि नरेंद्र मोदी ने हम लोग को दंगा कराने कहा था, जब नरेंद्र मोदी गुजरात का सीएम था। तो अब जब नरेंद्र मोदी पीएम बना तो उसने क्या किया, पहला काम तो किया कि संजीव भट्ट को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्तगी का ये मतलब होता है कि आपको पेंशन भी नहीं मिलेगा है ना। मुझे तो कम से कम पेंशन मिल रहा है, संजीव भट्ट सर को बर्खास्त कर दिया गया तो उनको पेंशन भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, इन लोगों ने क्या किया कि संजीव भट्ट साहब को एक झूठे मामले में, एक झूठे कस्टोडियल डेथ के मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया। वो संजीव भट्ट साहब, जो मैं उनको शेरे हिंदुस्तान मानता हूँ और वो मेरे मतलब रोल मॉडल हैं, मेरे हीरो हैं, संजीव भट्ट साहब 3 साल से जेल में बंद है। और इसी देश में साध्वी प्रज्ञा जैसी आतंकवादी, जिसने मालेगांव में बम धमाके किए थे, जिसको चार्जशीट किया गया, जिस पर कोर्ट में आरोप गठित है, वो पार्लियामेंट में बैठती है, माननीय सांसद है, और उसके लिए प्रधानमंत्री महोदय वोट मांगने भोपाल जाते हैं। तो ये स्थिति है ना, जिसको हम कहें कि हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा वाली स्थिति है, कि संजीव भट्ट जेल में बंद है और साध्वी प्रज्ञा पार्लियामेंट में बैठती है। एक लास्ट सवाल, जो मान लीजिए आप केस जीत जाते हैं, जी। तो फिर कैसे इन लोगों के, मतलब आप कह रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं, तमाम बातें आपने कही हैं, कैसे फिर मतलब जॉब कैसे करेंगे अपनी आईपीएस में, जो अगर वापस आते हैं सेवा में, तो कैसे फिर अपने आप को एडजस्ट करेंगे? नहीं, एडजस्टमेंट की बात नहीं है। सारे आईएएस आईपीएस अधिकारियों को याद रखना चाहिए कि हम लोग भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। हमारी निष्ठा कोई नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के प्रति नहीं है। ज़्यादातर आईएएस आईपीएस अधिकारी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ये मोटी बात भूल जाते हैं। नरेंद्र मोदी रहेगा तो उसकी चमचागिरी करने लगेंगे, अमित शाह तड़ीपार होम मिनिस्टर रहेगा तो उसको मक्खन लगाने लगेंगे, नीतीश कुमार रहेगा तो उसकी खुशामद में लग जाएंगे। ये गलत है। आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आप जब नौकरी में आए थे तो सिर्फ आपको भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखनी थी। आप तो संविधान तो यही देश का रहेगा। तो मैं तो पहले भी संविधान के प्रति निष्ठा रखता था और नौकरी में वापस लौटूंगा तभी संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। ये नीतीश कुमार क्या है, ये तो आएंगे जाएंगे, है ना। बड़े बड़े तानाशाह मिट्टी में मिल गए, हिटलर मिट्टी में मिल गया, चंगेज खान मिट्टी में मिल गया, तो ये नीतीश कुमार किस खेत की मूली है ना। मेरा सवाल ये, जी अमिताभ दास जी पॉलिटिक्स में कब आएंगे? कभी नहीं आएंगे। अगर आपसे पॉलिटिक्स से ये आपका मतलब है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो वो बिल्कुल नहीं, मुझे मेरा लड़ना सवाल है। था मन में, जो कहीं हो सकता है जब आप मतलब एक समय से पहले रिटायरमेंट हो जाना, तो कहीं पॉलिटिक्स की तरफ इंगित तो नहीं नहीं, कर बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं इसलिए कभी नहीं आऊँगा, कभी चुनावी राजनीति में नहीं आऊँगा, इसलिए क्योंकि चुनावी राजनीति का मतलब होता है आपको बहुत सारे मुद्दों पर समझौते करने पड़ते हैं, है ना। आप समझौता कभी नहीं करेंगे? हाँ, और मेरा जो मिजाज है वो गैर समझौतावादी है। समझौता शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। समझौता करना रहता तो मैं नौकरी में ही समझौता कर चुका रहता। इसलिए चुनावी राजनीति में नहीं आना है और मुझे सही चीज़ के लिए लड़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी धन्यवाद, IVTV का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ अमिताभ कुमार दास जी थे, जो पूर्व IPS हैं। हालांकि ये केस लड़ रहे हैं और इन्हें उम्मीद है जो पुनः फिर से ये देश की जो है वो सेवा करेंगे। बाकी आपको अगर इनका इंटरव्यू, इनकी बातें पसंद आए तो आप कमेंट करें, अपनी राय रखें। बाकी देश दुनिया तमाम खबरों आप देखते रहें IVTV।